अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आसिफ भाई। और इस फोरम पे हम लोग इनवाइट करते हैं जो हमारे एनईडी से एसोसिएट लोग रहे हैं, जिन्होंने जॉइन किया एनईडी एंड देन फिर पाकिस्तान के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस रिलेटेड जो भी इन्होंने माशाल्लाह से अचीवमेंट की है। तो हम बहुत आपको वेलकम करते हैं और हम अब जो आप बात करेंगे आपसे स्टार्टिंग योर लाइफ एज़ अ स्टूडेंट एंड आफ्टरवर्ड्स जिस तरह से जो भी आपने अचीवमेंट की है। सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। शुरू करते हैं आसिफ भाई। 1985 में एज अ सिविल बैच में आपने स्टार्ट किया था। सो उस वक्त बताइएगा यूनिवर्सिटी कैसी लगती थी, किस तरह की दिखती थी, कराची कैसा था, किस तरह का था? बहुत सारे जो यंग जनरेशन है अभी दे वांट टू गो बैक एंड सी के कराची किस तरह का दिखता था फ्रॉम योर आईज, यूनिवर्सिटी किस तरह की दिखती थी फ्रॉम योर आईज और कैसा एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर था उस वक्त? अ, जो यूनिवर्सिटी की लाइफ हमने देखी इन 80s, मेरे 80s में, वो आजकल के जो जनरेशन है वो तो शायद मेरे ख्याल सोच भी सकती उस जो वहाँ पे जो माहौल था या जो उसके एटमॉस्फेयर था। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो है 85 में हम जाते थे, तो जब मेरा हुआ था एडमिशन वहाँ पे, तो पहले मैंने उसको लिया था कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना? मुझे दिया था कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने उसको कंप्यूटर साइंस चेंज कराया सिविल। मैंने कहा क्रिकेट के साथ कंप्यूटर साइंस तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं सिविल इंजीनियरिंग, नॉट डिसरिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग, बट तो सबने बताया कि उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी होती है। मतलब इसमें इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता बनस्बत डिसिप्लिन के लिए। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग, हम जस्ट टाइम से। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली, ठीक है। उसका ये था कि सबसे बड़ा ये था कि जब मेरा ये एडमिशन को हुआ, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ गया अंडर 23 पर श्रीलंका। तो मुझे इंटरव्यू कॉल होती है, उसमें मैंने मिस किया था। तो इत्तेफाक की बात है, जब वो अब मतलब एक हमारे खुशकिस्मती थी मेरी, क्या कह सकते हैं, कि जो मैंने एक लेटर इश्यू कराया तो दिया था कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये पाकिस्तान टीम की सर्विस पे है। तो वो लेटर उस वक्त मेरे फादर, अल्लाह मुझे नसीब करे, तो उन्होंने उसकी रिसीविंग ले ली थी कि हाँ भाई हमने जमा कराया। बाद में जब मैं वापस आया तो उस वक्त हुआ कि जी तो आपका एडमिशन है, तो आप इंटरव्यू अपील है। मैंने कहा भाई हमने तो जमा कराया था एडमिशन के लिए, कि मैं नहीं था मौजूद, लेकिन आपकी रिसीविंग है, आपको कोई है कि आपने जमा कराए थे? वो हमने जाके उनको दिखाया कि ये रजिस्ट्रार को, कि भाई ये रिसीविंग है। फिर मेरा डीन के साथ इंटरव्यू हुआ था उस वक्त ना। उस वक्त पता नहीं अब इंटरव्यू होते हैं कि नहीं होता, उस वक्त इंटरव्यू हुआ था सारा कुछ ना। हुँ, हुँ। तो और जब हम एनईडी आते थे, तो वो गाड़ी जो है जिसके साथ जो आता था, हम बिल्कुल कैंटीन जो होती है, पता नहीं वहाँ वो कैंटीन मौजूद है कि नहीं, बिग बिग कंपाउंड के साथ, उसके साथ हुँ, लाके हुँ। हम खड़ी करते थे। मतलब हम सोच भी सकते थे कि आप अभी जो है, जो हम बाद में उसके बाद गए तो बाहर रेंजर्स खड़ी होती थी, गाड़ी वहां पार्क करो फिर उसके बाद निकलो। और जो एक आज़ादाना माहौल था उस वक्त कैनेडी का, या जिस तरह था, और जो इंजॉयमेंट थी, जैसे हम सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आ रहा था डेफिनेटली यूनिवर्सिटी, तो मैंने ज़्यादा आपको बताऊं कि मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं की किसी वजह क्रिकेट की वजह से। लेकिन मेरा एडमिशन मैंने उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती थी यूनिवर्सिटी को अपने एडमिशन की रखने के लिए, वो 1992 तक रखी मैंने, ताकि कभी भी शायद जाके वापस जाके आप अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने फिर बॉदर नहीं किया उसके बाद। लेकिन जो एनईडी का सबसे ज़्यादा, मैं जब हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने तो इवन एनईडी की डिस्पेंसरी भी मैंने इस्तेमाल की हुई है, कि वो इत्तेफाक से एक दफ़ा मैं वो आ रहा था यूनिवर्सिटी के एडमिशन के, तो मेरा हल्का सा ना वो किसी के मुझे कोई दोस्त लेके आया था मोटरसाइकिल के ऊपर ना, तो वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, छिल मिल गया। तो मैं आया तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हारिस खान साहब थे वहाँ पे, तो जो मुझसे सीनियर थे उस वक्त एनईडी में। तो मैंने देखा भाई आसिफ क्या हो गया था, मैं फिर वो फौरन मुझे ले गए डिस्पेंसरी में। तो वहां से मैंने डिस्पेंसरी, मतलब बहुत से कम शायद ना लिए, मैं तो वहां से डिस्पेंसरी अपने ट्रीटमेंट भी लिए, वो जो इंजरीज थोड़ी सी जो स्क्रैचेस वगैरह आए थे वो जो करते हैं वो पे। तो वो भी सब बड़ा अच्छा टाइम रहा, क्योंकि जो जो उसका एक प्रोसीजर था एडमिशन का, वो बड़ा अब पता नहीं अब किस तरह का है, लेकिन वो बड़ा उसमें स्ट्रेस भी था। ये कई डॉक्यूमेंट्स होते थे, आपको पता है उस वक्त कितने डॉक्यूमेंट्स कहाँ हम अपने पा सकते थे। वो जब कोई चीज़ करने जाते थे, बस होता था कि ये भी चाहिए, पीआरसी भी चाहिए, डोमिसाइल भी चाहिए। तो हमने पीआरसी डोमिसाइल तो बनाए उसी वक्त जब एनडी में दाखिले की बात बढ़ी थी। उस वक्त हमने पीआरसी और डोमिसाइल बनाए नहीं था, परमानेंट। उस वक्त पीआरसी अब है कि नहीं, पी यहाँ कहते हैं, उस वक्त कहते थे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल तो खैर भी चलता है। फिर उसके बाद आते थे, जब कभी आते थे एनडी, तो वो सबसे पहले जाके हमें कैंटीन में जो है ना वो डेरा डालना, क्योंकि सारी जो जो भी मजा या था वो उस वक्त वही था, वो चाय के ऊपर वो नमकीन बिस्किट डुबो के खाना, जो कि आज तक मेरी वो आदत नहीं की। मैं आज तक वो चाय में, बल्कि बहुत से लोग जो उस वक्त के वो चाय में नमकीन जो होता है ना जीरे वाले बिस्किट डाल के अभी भी खाते हैं। तो वो चीज़ें जो पुरानी चीज़ें, वो
अभी आजकल की ट्रेनिंग होता है तो हँसेंगे या सोचेंगे ये भी कोई चीज़ होती थी, जो लाइफ हमने गुज़ारी है या वो एनईडी की या जो भी कराची यूनिवर्सिटी उसके साथ कराची यूनिवर्सिटी था, फिर हमारे और भी दोस्त कराची यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, तो हम वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी चले जाते थे भई चुगल-मिले करने के लिए, ठीक है ना? तो बड़ा एन्जॉय किया है। हाल जब मैंने 2 चीज़ें थोड़ी बड़ी एन्जॉय की, मैंने एक स्कूल की लाइफ बड़ी एन्जॉय की, कॉलेज में गया इस्लामिक कॉलेज में मेरे कोई दोस्त नहीं था इस्लामिक कॉलेज में, ठीक है? मतलब होता नहीं साहब आपकी जो दोस्ती होती है कि आप चलते हैं, 2 साल मैं रहा हूँ लेकिन मेरी कभी कोई मतलब मैंने एन्जॉय नहीं किया वो कॉलेज लाइफ को ना, मतलब पढ़ाई के हिसाब से। कि मतलब मैं अकेला था, आता था, चला जाता था, ठीक है? हाँ, यूनिवर्सिटी में आया तो फिर ऑफ़कोर्स मेरे से 1 सेमेस्टर सीनियर सईद अनवर थे, फिर हमारे हारिस खान थे, फिर उससे हमारे से और सीनियर रईस अहमद हमारे क्रिकेटर होते थे, वो थे उस वक़्त उसका भी आखिरी साल था। तो वो बड़ा उस वक़्त जो क्रिकेटर्स वहाँ थे खेले तो बड़ा अच्छा एक मेल-जोल रहता था उसके हिसाब से ना। तो फिर उसके बाद शहाबुद्दीन हमारे एक साथ थे क्रिकेटर, हमारे एक साजिद रियाज़ क्रिकेटर थे, और सारे ये कि हमारे साथ हम साथ एक साथ खेलने वाले थे। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा हमारा वो टाइम गुज़रा उस वक़्त जितने दिन मैं एनईडी गया हूँ, तो ये बड़ा उसका एक अच्छी यादें हैं एनईडी के साथ। ज़बरदस्त आसिफ भाई, तो किस तरह का एनवायरनमेंट था? मतलब आपने देखा बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके साथ थे, लेकिन इन सब में स्पेसिफिकली लेट्स से सईद भाई की बात करता हूँ, उनसे बहुत पहले आपने डेब्यू किया था। तो तो ये जो पूरा सर्कल था, आप लोग अच्छे तरीके से जानते थे, मतलब आपका फ्रेंड्स का सर्कल ही था या फिर आपके कोलीग्स थे ये, जिस तरह से डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन में आप लोग खेलते रहे हैं साथ में? नहीं, ये फ्रेंड्स हैं, हम उनको कोलीग नहीं कहेंगे, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स हमारे एनईडी से पहले के हैं। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हुँ। ये एनईडी के फ्रेंड एनईडी में बताया ना आपको कि एक तो आपके बनते हैं स्कूल में फ्रेंड्स, एक बनते हैं कॉलेज में फ्रेंड्स, एक बनते हैं यूनिवर्सिटी में फ्रेंड। तो या तो मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं जिनसे मेरी अभी है कनेक्शन है, या जो ये खैर एनईडी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं क्रिकेट से हट के जो मेरे पुराने दोस्त थे जो ऑलरेडी एनईडी से पहले थे और किसी से दोस्ती होती। लेकिन अभी भी जैसे बहुत से होते कि हम आपके बैच के थे या हम उसके थे, तो डेफिनिटली हम समझते हैं क्योंकि उस वक़्त तो नहीं याद है कौन-कौन था उस वक़्त। लेकिन ये कि जो जितने भी दोस्त थे वो ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड दोस्त थे हमारे जो एनईडी में थे। एनईडी का इटसेल्फ कोई ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं रहा कि जो खालिस एनईडी स्टूडेंट हो मेरा दोस्त हो यानी कि इसके। ठीक है, तो मुझे मोस्टली ठीक है क्योंकि आसिफ जब भाई। आप जाते हो आपके ऑलरेडी क्रिकेटर्स इन्वॉल्वमेंट पर बैठे तो आप उनके साथ बैठते हैं ना फिर जाके, तो उसमें कोई अगर जी, जेल इन हो जाए तो फिर वो एक डिफरेंट वो चीज़ हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, इसमें अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने एनईडी से दाखिले से पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट का डेब्यू किया हुआ था 84 में। तो आप जी। पहले से पीआईए के लिए खेल रहे थे या किसी और ऑर्गनाइजेशन के लिए खेल रहे थे? नहीं, जब मैं एनईडी में था उस समय पीआईए में नहीं था। जब एनईडी में एडमिशन हुआ ऑलमोस्ट अबाउट मई की बात है, मई 1985। तो हुँ, पीआईए मैंने जॉइन किए अगस्त 1985 को, ठीक है? उसके बाद। तो जब पीआईए जॉइन किए तो फिर पीआईए की क्रिकेट आ गई जैसे मैंने पहले बताया, फिर पाकिस्तान भी जूनियर टीम आ गई क्योंकि सीज़न जब मैं खेलता था होता ये था कि आप उस वक़्त ये था कि आप कराची जो एसोसिएशन सिटी के टूर्नामेंट या फर्स्ट क्लास वो एक सेपरेट पैच में होता था, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का एक सेपरेट पैच में होता था। तो जब हुँ, आप हुँ, सिटी से खेलना बंद करते थे, आपकी फर्स्ट क्लास तो फिर आप चले जाते थे डिपार्टमेंट। तो पूरा सीज़न जो सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक चलता था, मार्च तक, तो वो आप फिर डिपार्टमेंट से खेलते थे या एसोसिएशन से खेलते, जो भी आप रिप्रेज़ेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर मैं दोबारा 86 में हम जब टाइम आया तो वो इस तरह फिर हम कीनिया गए टीम के साथ, ठीक है। फिर इस तरह से चलिए वो पैसों 86 को की बात सब निकाले। करते हैं। आप यू आर वेरी यंग। आई थिंक आई गेस यू वर जस्ट 19 इयर्स ओल्ड जब आपका माशाल्लाह से डेब्यू हुआ है जी। और डेब्यू भी उस वक़्त की सबसे खतरनाक टीम कहेंगे हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। जिस वक़्त मैल्कम मार्शल और कॉर्टनी वॉश वग़ैरह जिनका मतलब दहशत हुआ करती थी बॉलिंग की उसमें। सो टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस। एक यंग लड़का है, 19 साल का है और उसको डेब्यू कराया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब नाम आया सिलेक्शन में? तब क्या खुशी थी? पेरेंट्स की क्या खुशी थी? दोस्तों की क्या खुशी थी? खुद की क्या खुशी थी? नहीं, क्या फील आप किया? देखें इस फीलिंग को तो हम वर्ड्स में तो कोई डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेल रहे हो स्पेशली अभी भी जो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो भी कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, उनका मकसद होता है अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना, ठीक है ना? जब वो कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं तो आपका एक जो ड्रीम होता है वो कम ट्रू हो जाता है, ठीक है? तो वो जब आया और जो आप पहली बात से स्टार्ट करते हैं माइटी वेस्ट इंडीज़ क्योंकि उस वक़्त देखें होता क्या है कि मुझे अभी 2 साल हुए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। तो अभी बिल्कुल न्यू कमर था, तो जितनी उस वक़्त क्रिकेट जो है वो इतनी जो है ना आप कहते हैं ना जब नया आता है उतनी समझ नहीं होती, जितनी कम समझ होती है उतनी फ़ायदा होता है। तो वो प्रेशर का अंदाज़ा नहीं होता, अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले तो आपको क्रिकेट की ज़्यादा डीप नॉलेज पता होती तो फिर आप ज़्यादा उसमें क्या हर चीज़ में डीप में घुसते हैं। तो प्रेशर तो था, प्रेशर ये होता है कि आपने परफ़ॉर्म करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उन मैचेज़ में।
लेकिन ये कि मुझे चांस दिया गया, जैसे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा क्योंकि आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इमरान खान, वो हमारे कैप्टन थे उस वक़्त। तो उनकी कप्तानी में मैंने डेब्यू किया, तो वो जो एक फीलिंग थी कि जो वो आपको पाकिस्तानी कैप पेश पेश कर रहे थे, ठीक है ना? तो कैप्टन हैंड ओवर करता था, इमरान भाई ने ड्रेसिंग कदाफी सिंह ड्रेसिंग में कैप हैंड कवर की। तो वो मैं उसको सिर्फ उस सितारे को मैं देख रहा था। जो कैप, ग्रीन कैप, जो बैगी ग्रीन थी ना उस वक्त, जो अभी तक एक पोलो टाइप का क्या बोलते हैं, कैप बनती है। जो बैगी ग्रीन का जो कैप का जो स्टाइल है, वो एक यूनिक है, मुनफरद स्टाइल है उस, क्योंकि सब वही पहनते थे पहले। ये तो अभी पी कैप टाइप, बेसबॉल टाइप कैपें अभी आनी शुरू हुई ना ये तो, लेकिन जो स्टाइल एक ट्रेडिशनल जो कैप है, वो बैगी ग्रीन जो होती है, वो उस तरह का होता है। तो वो सिर्फ मैंने उस स्टार को मैं देख रहा था कि देखो, क्यों उससे पहले हालांकि जूनियर टीम में मुझे मिल चुका था वो स्टार, लेकिन वो आप जूनियर टीम थी ना, ए टीम थी 23, अंडर 23। लेकिन जो एक्सेल पाकिस्तान की मेन टीम नेशनल से वो स्टार जो पूरा मिलता है, क्योंकि उसके नीचे कुछ पाकिस्तान होता है लिखा, या पाकिस्तान का वो लोगो एम्बलम लगा होता है। तो वो चीज देखते वक्त अभी समझ कर देखो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि भाई सबसे बड़ी बात कि लाखों प्लेयर, हजारों प्लेयर पाकिस्तान में खेलते हैं, ठीक है ना? और उनमें से चंद एक प्लेयर जो है, चंद प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से अल्लाह ताला ने वो मुझे आज उस दिन मौका दिया कि मैं पाकिस्तान का ग्रीन कैप पहनूं। तो ये इसकी एक फीलिंग जो है वो आप नहीं बता सकते कि क्या होता है, क्योंकि वो एक एक थ्रिल होती है, एक जज्बा होता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप सोच रहे थे। जी, आसिफ भाई। अच्छा, आपने जब डेब्यू किया, आपने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके साथ किया, तो उस वक़्त वो अपना नाम बना चुके थे, इमरान खान साहब, मियाँदाद वगैरह भी साथ में टीम में थे। तो उन्होंने कैसे गाइड किया आपको? बिकॉज़ यू आर वेरी यंग, यू आर टीनेजर, तो उनके साथ रह के ऑल्दो मतलब जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में वो परफ़ॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा था, जो एक्सपोज़र रहा था कि आप एक दुनिया के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ एक साथ ड्रेसिंग रूम में हैं, एक साथ खेल रहे हैं। तो वो क्या एक्सपोज़र था और वो क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया उसमें? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे इमरान भाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनसे जो चीज़ मैंने अडॉप्ट की, या जो चीज़ है वो आई थी पॉज़िटिवनेस, कि हार नहीं माननी, ठीक है? और जो जावेद भाई से अडॉप्ट की जो सारी क्रिकेट की नॉलेज, जो उनके साथ जितना भी टाइम मैंने, इमरान भाई के साथ टाइम मैंने कम गुज़ारा, जावेद भाई के साथ, क्योंकि जावेद भाई के साथ तो बाद में भी खेलता रहा मैं। तो वो उनसे जो क्रिकेट की नॉलेज, या क्रिकेट की टेक्निक्स, या क्रिकेट की टैक्टिक्स जो है, वो बहुत सीखी है, ठीक है? तो 2 चीज़ें सीखी वहाँ से मैंने, ये देखा कि भाई आपने हार नहीं माननी, कि पॉज़िटिव रहना, कि कोई भी गेम का जो चीज़ है वो किसी वक़्त भी चेंज हो सकती है, और आगे मुझे उस चीज़ को जो अडॉप्ट किया वो काफ़ी काम आया है। और क्रिकेट की नॉलेज और टैक्टिक्स, स्किल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे करना है, वो जावेद भाई से सीखी। तो 2 ये चीज़ें वहाँ से सीखी। जी। ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल मैं करूँगा आसिफ भाई आपसे कि ये जो आपने अचीवमेंट की, यू जॉइन्ड पाकिस्तान टीम और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। क्या टिप्स देंगे जो ऑडियंस हमें सुन रही है कि ये पर्सनल अचीवमेंट कैसे की जाए एंड देन पाकिस्तान का भी या मुल्क का नाम कैसे किया जाए? वो कैसे आप गाइड करेंगे जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है? देखिए, सबसे बात ये होती है आजकल, थोड़ा-सा जो है, वो जो माइंडसेट है वो हमारी कौम का थोड़ा चेंज हो गया है, पिछले वक़्तों के हिसाब से। आजकल हम शॉर्टकट्स देखते हैं, ठीक है ना? शॉर्टकट्स में आपको हो सकता है टेम्परेरी सक्सेस तो मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं हमेशा जब भी कोई पूछता हूँ, मैंने ये कहता हूँ कि हमेशा कि जो भी आप मेहनत करनी है आपने, दिल लगा के मेहनत करें और राइट ट्रैक पे करें। मेहनत बहुत से लोग करते हैं, अगर वो राइट ट्रैक नहीं है तो आप मंज़िल पे कभी नहीं पहुँच सकते। आप ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, और आपको मंज़िल का नहीं पता तो आप कैसे पहुँचेंगे मंज़िल? बेशक आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं उस मंज़िल पे पहुँचने की, लेकिन आपको मंज़िल का नहीं पता तो कैसे पहुँचेंगे आप? तो वही, अगर आपको मेहनत करनी है तो राइट डायरेक्शन पर रहें, अपने गोल बना के रखें कि आपने क्या चीज़ अचीव करना है और कहाँ-कहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से अपने चेक मार्क करते रहें, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, ठीक है? और उसके साथ जो जो सबका जो 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 मेन जिसका जो एलिमेंट, जो इंग्रीडिएंट है वो उस सक्सेस के लिए, वो है आपकी लाइफ का डिसिप्लिन होना। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना? आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका रख-रखाव लोगों के साथ, आपका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो सारा मिक्सचर बन के एक जो है वो अच्छी-सी एक प्रोडक्ट तैयार होती है, और प्रोडक्ट आप होते हैं, ठीक है ना? जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो आप भी, जब भी जो आप दिल में आपके पास मेहनत का लगन आएगी ना, मेहनत की लगन आएगी, तो अगर आप सबके साथ ऑनेस्टी के साथ काम करें, तो अपना जो काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ करेंगे। कभी अगर आपको, देखें, एक चीज़ होती है कि आप मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करो अल्लाह ताला आपको उसका सिला दे दे।
लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपने मेहनत की और अल्लाह ताला आपको उसका सिला ना, लेकिन वो कहीं और देगा आपको। अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली तो कहीं और आपको दे देगा। ये आपका ईमान होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मैं कई जगह बात है, आपका ईमान का पक्का होना ज़रूरी है कि अगर आपको पता है कि मैंने मेहनत दिल से की है, चोरी कोई नहीं की अपनी मेहनत के ऊपर, और आपने मेहनत की और सारा काम अल्लाह पे छोड़ दें आप। अगर आप दिल से मेहनत की तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आज नहीं, कल नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं जिसके लिए आप मेहनत की, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए मिल जाए, मिलेगा ज़रूर। तो ये सब ईमान की पुख्तगी की बात होती है कि आपको किस तरह करना है। अपने ऊपर ईमान रखें, अपने अल्लाह पे ईमान रखें और अपने मेहनत पे ईमान रखें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सिला मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि डिसिप्लिन और राइट डायरेक्शन पे मेहनत, गोल बना के मेहनत, ठीक है? जैसे आप जी, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हो, आप बताओ यार मुझे जीपीए चाहिए 4 का, ठीक है? जो आजकल जीपीए चल के, पहले हमें चाहिए था यार हमें ए ग्रेड लाना है स्कूल में, ठीक है? वो हमारे गोल, उसके लिए हम पढ़ाई करते थे ना। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके बी, ए क्या, बी क्या, सी, फिर ई में आप जो सकते हो, ई पे भी होता ग्रेड होता था, उसपे पास हो जाओ। फिर ये होता है अल्लाह अल्लाह पास ही कराते, बस यही होता है ना। फिर वही होगा लाइफ में भी, ये होगा अल्लाह यार मुझे बस ज़िंदगी गुजार दे मेरी। तो ये चीज़ें जब तक मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट ट्रैक पे डिसिप्लिन के साथ। उसका जी। कंक्लूजन ये है। तो आसिफ भाई, अगर जब आप ज़ाहिर-सी बात है मेहनत कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली द यंग एज जिसमें टीनेज है या आफ्टरवर्ड्स है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो कैसे चेक करें कि डायरेक्शन सही है? नहीं, उसके लिए आपके पास देखें, आपको पहले आपका एक मेंटर, आप डेफिनिटली आप जब खेल रहे होते हैं, आपके आस-पास लोग मौजूद होते हैं जो आपको बताने के लिए मौजूद हैं। अब आपको उसमें डिसाइड करना है कि कौन-सा मेंटर या कौन-सी शख्सियत है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब तो पहले तो उस वक़्त ये बिल्कुल नहीं होता था कि कोई कोचेज़ या ये सपोर्ट स्टाफ हो, ये स्टाफ हो, तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ़ एक मैनेजर होता था, एक कप्तान होता था जो टीम को चलाता था। अब तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप किसी भी कोच को या किसी भी उसको देख लो जो आप समझते हो कि आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकता है, या आपका माइंडसेट का, आप उसको लेके उसके साथ बात करो, वो आपका सारा डेफिनिटली सेट कर देगा वो। इसमें तो बहुत से इज़ी भी, आप अगर आप बैट्समैन को बताएगा क्या करना है, किस तरह खेलना है, कहाँ जाना है, कैसे, वो एक पायलट बन जाएगा आपका। बॉलर है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? मेहनत कैसे करनी है। अब अगर देखें, फिर मैं आपको बता दूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब मैं आपको इंजीनियर है, उसके बाद डॉक्टर बनने की स्किल नहीं था, वो डॉक्टर नहीं बना, वो इंजीनियर बन गया, ठीक है? तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसका ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट जो है आपकी मेहनत, मैं मेहनत के साथ मैंने अभी स्किल वर्क नहीं छोड़ा। अगर आपका टैलेंट है तो मेहनत काम आएगी। अगर आप नेचुरली टैलेंटेड नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन आप फिर भी बन सकते हो। अगर आप, लेकिन आप किसी में बहुत से प्लेयर आप देख सकते हैं, या जो मेरी बात सुनना जानते हैं कि उससे बहुत सारे प्लेयर आते हैं, चाहे वो जितनी मेहनत कर लें, उनमें वो नेचुरल टैलेंट का एलिमेंट होता नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सकें। तो उनका फिर ठीक आप है चाहे आसिफ। जितनी मेहनत करें, उनका कोई वो वेस्ट, मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास यहाँ पे कोई अगर आता है, अगर मैं उनका टैलेंट देखता हूँ तो बता देता हूँ। अगर नहीं होता किसी में टैलेंट, तो उनके पेरेंट्स को साफ बता दूँगा कि ये आप इसको सिर्फ रिक्रिएशन के तौर पे ना, इससे कोई उम्मीद ना रखें। कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे पे पेरेंट्स की अपने बच्चों से उम्मीद रखने लगते हैं, तो फिर वो उनको जब नहीं मिलता तो फिर वो फिर डिजेक्टेड होते हैं, फिर वो बच्चों को भी डिसअपॉइंट करते हैं। हमारा देसी स्टाइल जो है ना, बच्चे से डिमांड करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर आपको पता है क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आसिफ भाई, आपने जैसे कहा कि यूनिवर्सिटी के दौर में या जब यंग एज थे, पाकिस्तान टीम में भी गए, तो फर्स्ट क्लास करियर खेलते हुए और उस टाइम पे आपको लगता था कि आप में एक डिफरेंट स्किल है और आप जा सकते हैं पाकिस्तान टीम में? मतलब खुद को फ़ील हो गया था दैट यू हैव अ पोटेंशियल? नहीं, क्योंकि डेफ़िनेटली बात ये थी कि मैं तो बहुत अरसे से जो मेरी जो स्ट्रगल है वो बहुत मतलब जब इवन मैं 11 साल की उम्र से मैं इस लाइन्स पे लग चुका था खेलने के लिए ना, ठीक है? 2 चीज़ें थी कि मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ें मैंने अडॉप्ट की है, मेरे फ़ादर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 4 चीज़ें मुझे कहते थे कि आपके पास 4 चीज़ें जो आपने करनी है अभी इस वक़्त ना, जब मैं उस वक़्त कर रहा था। 4, आप जब या तो खेल रहे हो, जो टाइमिंग है 24 आवर्स, या तो खेल रहे हो, या पढ़ रहे हो, या आप सो रहे हो, या खाना खा रहे हो। ये 4 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको करनी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ 5वीं चीज़ करते ना देखूँ। अगर आप बैठे तो या पढ़ रहे हो, जो भी खाली नहीं बैठना, या खेलने का हो, खेल रहे हो। आए, खाना खाने टाइम पे खाने पे खाने का टाइम खाया, सोने के टाइम पे सोए गए आप, जब पढ़ने के टाइम पढ़े। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ मैं नहीं देखता। और ये चीज़ें आज मैं सारे बच्चों को बताता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी तो ये 4 चीज़ें कर लो। जब एक चीज़ आप अचीव कर लोगे, जो चीज़ आपने मिस की है अपनी उस लाइफ में, वो आप वापस ले आओगे। और ये कहते हैं ना कि वो चाइल्डहुड वाइल्डहुड, ये सब किताबी बातें हैं। अगर किसी को तरक्की करनी है ना, तो वो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी है ना कि नहीं वो चाइल्डहुड चला जाएगा, ये चला जाएगा, भाई यही तो 4 ब आप स्पोर्ट्स आपको क्या दिखाता है? डिसिप्लिन, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग दिखाता है ना आपको स्किल, ठीक है?
सोना जो है आपको खाना और पढ़ना, ये 3 चीज़ें ना स्पोर्ट्स इसलिए डाला गया है कि आपको एक एंटरटेनमेंट लगे। एंटरटेनमेंट भी हो, फिज़िकल एक्टिविटी भी हो, आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो, फिज़िकल ग्रोथ भी, सब कुछ इसी की चीज़ के लिए आता है ना। तो वो जो चीज़ है ना कि वो नहीं मतलब हर एक की अपनी-अपनी थिंकिंग, मेरी अपनी थिंकिंग है और मेरी थ्योरी ये है कि मैं ये 4 चीज़ें अगर बच्चे जो है ना कर लें, कुछ अरसे तक के लिए तो और जब अचीव कर लें तो आप सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है आसिफ भाई, आगे बढ़ते हैं। एक एक बहुत ही कंसिस्टेंट पीरियड रहा है और बहुत लंबा फर्स्ट क्लास करियर रहा है। ये इस कंसिस्टेंसी की वजह क्या है? और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इतना लंबे पीरियड तक मुसलसल आप परफ़ॉर्म भी करते रहे? एंड बीच में आपकी वापसी भी होती रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कभी नहीं भी सिलेक्ट हुए, लेकिन इस चीज़ में आप कंसिस्टेंट रहे। कैसे मैनेज किया इतना लंबा पीरियड और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफ़ॉर्मेंस रही? आई थिंक 18,000 रन्स हैं आपके अप्रॉक्सिमेटली और 350 से ऊपर विकेट्स हैं। तो इतना लंबा कैसे उसको मैनेज किया? इज़ इट लाइक क्रिकेट का मतलब जुनून की हद तक एकदम पैशन था कि बस कुछ और सूझता नहीं था या फिर कोई और वजह भी थी इसके साथ? नहीं, देखिए एक तो पहली बात कि आपका जब क्रिकेट हमने लिया, जब इंजीनियरिंग छोड़ी तो फिर नहीं क्रिकेट आपका प्रोफ़ेशन बन गया, ठीक है? हुँ, हुँ। अगर आप अपने प्रोफ़ेशन से ही ईमानदारी नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे चल सकते हैं, ठीक है? अगर आप इंजीनियर अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप कैसे चलेंगे? वहीं बैठे रहेंगे आप, जहाँ थे जहाँ वहीं। एक तो आपको स्टार्ट मिल गया, उससे ऊपर आप नहीं जाएँगे, ठीक है ना? वही जगह आपको जॉब मिल गई, आप करे जा रहे हैं, जो टाइम गुज़रा है। तो इसी तरह क्रिकेटर आप बन जाते हो और मेहनत नहीं करते और आप पैशन नहीं रखोगे परफ़ॉर्मेंस करने के लिए, तो आप कभी नहीं कर सकते। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से खेलूँ, किसी चीज़ में कोई चोरी ना करूँ, कोई चीज़ का प्रैक्टिस मिस ना करूँ, डिसिप्लिन रहूँ। जो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है डिसिप्लिन का अपने आप की लाइफ़ को करना अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको बहुत चीज़ें मारनी पड़ती हैं, मैंने बताया ना बहुत चीज़ें आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें आपको समटाइम ऐसा होता है आपको फैमिली इवेंट्स होते हैं, उस वक़्त आप नहीं जा सकते, आप छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि आपको चीज़ें होती हैं, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इन चीज़ों के लिए। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हो बगैर सैक्रिफ़ाइस किए कोई चीज़ आपको ये बड़ी चीज़ें या कोई चीज़ जो उसको अचीव करना है कभी नहीं मिल सकती आपको। ये बहुत कम बहुत किस्मत होते हैं कि बगैर किसी चीज़ के बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला को अता कर देता है, ये अल्लाह ताला की इनायत होती है। लेकिन एक आम नेचुरल रेगुलर लोगों के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि जब कुछ अचीव करते हैं तो कुर्बानी और फिर जैसा आप परफ़ॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जब तक मैं हुआ ये कि मैं हर सीज़न बाय बाय सीज़न खेलता था। परफ़ॉर्मेंस हो रही है अगला सीज़न, परफ़ॉर्मेंस हो रही है खेलते जा रहे हैं क्योंकि परफ़ॉर्मेंस ही मेरा होता था कि क्योंकि एक आज जब से मैंने स्टार्ट की तो एक आपके ऊपर एक वो हो जाता है कि जो है ना आप ये मेन बैकबोन ऑफ द टीम बन जाते हैं। आपको एक ठप्पा लग जाता है कि भाई ये है तो है। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से वो मेरे पास मुझे ऐसी एक रिकॉग्निशन मिल गई थी कि भाई ये बैटिंग में जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में या टीम के जहाँ कराची से खेल रहा है या पीआईए से खेल रहा है कहीं से। तो ये हमारा बैकबोन की टीम की रहेगी। तो वो उस चीज़ को आपको प्रूव करना पड़ता है परफ़ॉर्मेंस दे के। अगर आप कहो कि हाँ, नहीं मैंने रहना है तो मैं फिर जो है वो आप करते रहते हैं। लेकिन जब ऑफ़ कोर्स जब तक आप परफ़ॉर्मेंस करते रहो आप खेलते गए। लेकिन जब समटाइम ऐसा टाइम भी आता है बहुत से प्लेयर्स हैं जो कैरी ऑन करते हैं लाइक इवन 2005 में मैंने देखा कि यार नहीं अब मेरी जो वो परफ़ॉर्मेंस है वो मेरी वैसे नहीं रही जैसे मेरी होनी चाहिए थी। ऑफ़ कोर्स आप टाइम आता है आपका थोड़ी-सी हो जाते हैं। तो वो फिर मैंने अपने पीआईए बोला कि यार ऐसा करो जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे खिला लो वैसे मुझे आप किसी यंगस्टर को खिलाओ, ठीक है ना? लेकिन आप पता है आपका पीआईए फिर ये होता है कि वो कहते हैं नहीं जी आप हैं तो फिर आप नहीं खेलना होता है। लेकिन मैंने उस वक़्त बस 2005 में मैंने सोचा कि मैं 1 आध साल और हुआ तो हुआ। मैंने छोड़ देनी है खेलनी क्योंकि मैं वो जो एक्सपेक्टेशन परफ़ॉर्मेंस है मेरी अपने आप से, टीम को तो छोड़ो मुझे अपने आप से वो नहीं हो रही तो मैं वो नहीं करना चाहता। तो इसकी वजह से फिर मैंने ना वो जो है ना वो एक जो चीज़ थी वो मैंने लास्ट में 2006 में शायद लास्ट फर्स्ट क्लास मैच खेला था वो भी पीआईए की पुरस्कार उसपे ज़ोर पे खेला था ना मैं नहीं खेलना चाहता था क्योंकि मैं चाहता कि भाई यंगस्टर जो टीम है वो खेले। तो इस तरह इस्तेमाल होता है कि अगर आपको समझ में आया तो अगर आप आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी भी लायबिलिटी ना बने, ठीक है? आप जगह छोड़ें और यंगस्टर्स को आने दें, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती है तो इस तरह पे आपकी जो रिस्पेक्ट आपकी जो 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 एक इमेज है वो भी इस तरह आपको हेल्प करती है आपको लिफ्ट करने के लिए। ठीक है आसिफ भाई। अच्छा आसिफ भाई ड्यूरिंग योर ऑल ऑल पीरियड 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान टीम में शामिल हुए, फिर वापस आए फर्स्ट क्लास की तरफ फिर शामिल हुए। तो बाद में कभी सोचा इस बारे में कि क्या क्या वो रीज़न्स है जिसकी वजह से वापस आए टीम में? नहीं, वापस ये कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस अगर आप करते हैं, जैसा आपने देखा है कि कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस रही है, तो वो चीज़ें होती हैं कि भई आप जब खेल रहे हैं, तो फिर पूरा खेलें।
तो उस चीज़ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से आप वापस आते रहे ना। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो कौन पूछता आपको? कोई भी नहीं पूछेगा ना, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। जैसे मिसाल दे रहे हैं ना फवाद आलम की, अब देख रहे हैं ना अभी। चलो मैं तो 87 के बाद मैं 92 5 साल का मेरा फर्स्ट मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट गैप रहा। मैं तो 5 साल तक मेहनत करता रहा, 20 साल से लेके 25 साल की उम्र में। हुँ, मैं हुँ। तो फवाद आलम के मतलब अभी पीछे ही बात हो रही थी कि उसने जो 10 साल के बाद वो आके खेला है, तो उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ और वो ये चीज़ जब फवाद आलम की देखी जो करंट है जो प्लेयर्स, तो वो उसकी मेहनत को देखेंगे और 10 साल तक वो स्ट्रगल करता रहा, मेहनत करता रहा। उसने कभी नहीं कहा परफॉर्म करता रहा कि कभी तो मुझे चांस मिलेगा। तो ये चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट, जिसको कहते हैं हम पैशन, कि आपने बस लगे हुए कोई आप अपना काम कर रहे हैं, बाकी आपने अल्लाह पे छोड़ दिया। परफॉर्मेंस कर रहे हैं यार, नहीं खिला रहे कोई बात नहीं, नहीं खिला रहे कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा, यहाँ नहीं तो कि यहाँ चीज़ में जगह कहीं और देगा डेफ़िनिटली। आप इसकी वो अल्लाह ताला उसके भेद हैं, वो उसको ही जानता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आसिफ भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेशली एक अलग ही रंग नज़र आया आपका। कोई ख़ास वजह थी इसकी मोहब्बत थी ऑस्ट्रेलिया से? दुनिया की टॉप क्लास टीम थी ऑस्ट्रेलिया। हुँ, चौथा ही मैच है आपका 1986-1987 में और उसमें पाकिस्तान 129 पे 6 आउट है और आपको चेज़ करना है 273 टारगेट। मतलब वनडे में 86 में बात कर रहे हैं। 2000 की बात बहुत की बात नहीं कर रहे जब जब कोई 250 270 इट्स लाइक अ नॉर्मल टारगेट। 86 में बात कर रहे हैं 270। तो उस वक़्त आपने और बाकी उस वक़्त पाकिस्तान टीम में इमरान खान साहब भी थे, वो जावेद मियाँदाद थे, इन सब के होने के बावजूद भी व्हाट अ परफॉर्मेंस! क्या माइंड में चल रहा था उस वक़्त यार, किसी न किसी तरह से जितवाना है पाकिस्तान को मैच? क्या था माइंड में किस तरह क्या चल रहा था उस वक़्त? देखिए पहले भी एक डू यू चीज़ और। रिकॉल दिस मोमेंट्स? हाँ, या बिल्कुल मैंने वो रिकॉल दोबारा प्रोग्राम में एक और इसी तरह बात हुई थी, उन्होंने कहा थी कि मैं वो जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू में जो जब सुबह आप टीम जाती है तो उसमें हम पता चलता है कि आप कौन खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे। तो मैं उस वक़्त वो मैच नहीं खेला जो मुझे पता था। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि इमरान भाई कैप्टन थे, उन्होंने कुछ क्या हुआ, किसने क्या बात की लगता है, ठीक है, हो सकता है जावेद भाई ने कुछ बोला, कुछ क्या किसी ने तो कहा होगा ना कुछ। तो या क्योंकि जावेद भाई वाइस कैप्टन थे उस वक़्त, तो मुझे टीम में शामिल कर लिया प्लेइंग 11 में। तो मैं एज़ अ बैट्समैन खेला था, मेरा नंबर था 8वाँ, ठीक है। अब एज़ अ बैट्समैन खेला मेरा नंबर 8वाँ, तो वो एक अजीब-सी बात है कि चलो भाई शायद मतलब होता है ना मजबूरी या कोई होता है ना कि खिला दिया मुझे मैच ना वो। जब आप बैट्समैन 8वें नंबर तो बैट्समैन नहीं बनता ना, खैर एनीवे। लेकिन मैंने फिर भी कोई नहीं, ठीक है, आप जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है कहीं भी देगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है। वो अल्लाह ताला आपको 11 नंबर भी देगा इज़्ज़त। तो 129 पे 6 थे, तो मैं गया 6वें नंबर पे, मेरे साथ पहली पार्टनरशिप बनी मंजूर इलाही की, दूसरी बनी सलीम यूसुफ की, तीसरी बनी वसीम अकरम के साथ। अच्छा मंजूर इलाही जब तक खेलते रहे और सलीम यूसुफ खेलते तो मैं वो करते रहे उसको, मैं सिंगल डबल करता रहा उसके साथ ना। जब वसीम अकरम आया तो फिर मैंने अपनी मैनेजमेंट चार्ज करना शुरू किया। वसीम अकरम उस वक़्त एज़ नॉट एज़ अ रेपुटेड एज़ अ बैट्समैन ना। तो जो सोच थी वो ये थी कि देखें, मैंने हमेशा ये सीखा कि अगर जब मैंने पहले बात की कि अगर आप हिम्मत हार देंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ट्राई तो करनी चाहिए ना। तो वही चीज़ थी कि भाई मैंने कहा कि आखिर तक ये इतने ओवर बाकी है, ओवर पूरे खेलने हैं। हालाँकि मेरा चौथा 20 साल का मैं हूँ, चौथा मेरा मैच है। ये सोच मेरी उस वक़्त ही डेवलप हो चुकी थी कि जो भी मैच मिलना उस मैच को अपने आप को पूरा चांस दो, कोशिश पूरी करो कि मैच को लंबा करो। कहीं भी क्योंकि आप लंबा मैच करते हैं तो आपको कहीं न कहीं किसी पैचेज़ में ऐसी चीज़ अपॉर्च्युनिटी होती है मिल जो जाती है। आपको सेक्शन आपके फ़ेवर में आ जाता है। कुछ ओवर आपके फ़ेवर में आ जाते हैं। तो वही हुआ, ठीक है? कि वहाँ से मंज़ूर इलाही ने अपने रन्स बनाए, 48, 50 को बनाया, 37 कुछ सलीम भाई ने खेला, सलीम यूसुफ ने बनाए। तो उसके बाद से हमने कासिम स्टार्ट उमर भी स्टार्ट खेले थे वो मैच आई थिंक आसिम ने तो ओपनिंग बड़ी स्टार्ट अच्छी किया था ना वो बड़ी मतलब या 60 बड़ी के अच्छी बाद ओपनिंग अपनी जी, जी। बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी, मतलब हुँ, ओपनिंग की थी उन्होंने, मतलब बहुत उनके हुँ, मतलब 60 रन, पाकिस्तान के 80 रन, उनके 60 रन थे। तो उन्होंने यस। काफ़ी मारा था। लेकिन इस तरह वही बैक एक चांस मैंने लिया पूरा कि भाई ये करना है, आखिर तक जाना है। वही वो आखिरी ओवर तक गए हम और अल्लाह ने देखे 8वें नंबर पे जाके भी ऐसी इज़्ज़त दी कि वो अल्लाह ही जानता है। अभी मैंने इसी चीज़ से क्योंकि मेरी लाइफ़ में तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है? आप अपनी मेहनत करो, उसने उस काम बाकी काम उस पे छोड़ दो। ठीक है। चलें इससे नेक्स्ट सवाल मैं करता हूँ उससे पहले एक छोटी-सी वीडियो देखते हैं, फिर उसपे बात करते हैं। जी। It was 6, a no ball. 6 were tired. There were one or two people in that Pakistani room there thinking, if only we'd just done a bit better earlier. Full pitch is going to go for sixes. It's a man out there. There it goes. Is it over? It's over. A tie. Can you believe that? Pakistan coming from nowhere to tie this match. Unbelievable finish.
आसिफ भाई, जी, जो आपके मशहूर हैं आप जिस बारे में वो इस छक्के से रिलेटेड है। 2 छक्के जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत मशहूर हैं, एक जावेद मियांदाद का और एक आपका। जी। अगेन मैं सिर्फ फिर सवाल करूँगा, क्या फीलिंग थी उस वक़्त? आखिरी बॉल है, 7 रन चाहिए हैं, जीत भी नहीं सकते हैं लेकिन स्टिल नहीं, एक अब पैशन मैं है आपको टू प्ले टिल बताऊँ द आपको एंड सो मैं व्हाट पहले व्हाट बात हाँ, पहले हाँ ही जी। बता चुका हूँ बहुत जगहों फोरम पे कि ये जो वो था कि पहले जो अच्छा मुझे तो पता था 7 रन चाहिए क्योंकि मेरी आदत है जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपने रन तो गिनता ही जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरी टीम के भी रन गिनता था कि भाई इस ओवर में कितने बने हैं मतलब फर्स्ट क्लास का हो ये हो, तो उसके रन भी गिनता था क्योंकि उससे मुझे आइडिया रहता था कि कप्तान में काफ़ी अर्से कराची कप्तानी की, पीआई कप्तानी की, तो वो एक मेरी आदत बन गई थी रन गिनने की। तो मैंने कहा यार 7 मेरे हिसाब से 7 रन चाहिए। जब मैंने मुड़ के देखा स्कोर बोर्ड दिखा रहा था 6 रन जीतने के लिए। हुँ, हुँ। जो मुझे लगा ना, ठीक है? तो आपने देखा जब छक्का लगा तो भागा क्या मैच जीत गए। तो फिर किसी ने कहा नहीं मैच टाई हुआ है। तो मैंने फिर मुड़ के देखा स्कोर बोर्ड की तरफ देखा उसमें लिखा टाई दिखा रहा था। तो वो शायद मैंने देखने में गलती थी कि भाई वो 6 रन चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी बॉल में 7 रन चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि 7 रन चाहिए हम मैच नहीं जीत सकते, ठीक है ना? लेकिन कोशिश वही की कि भाई छक्का लग जाए किसी तरह। ये तो नहीं हुआ कि मैंने उसको एक बस शोल्डर गिरा के कहा भाई सब मैच तो जीत सकते हैं अपनी नॉर्मल बॉल खेल लो। ठीक है? तो वो जो एक फीलिंग थी बस यही था जब मैं अभी भी याद है मुझे वो जब लास्ट बॉल रह गई थी तो मैं साइड में गया नीचे बडला रखा ऐसे बैठ के ना जब बैठते हैं, मैंने कहा अल्लाह ताला छक्का लगवा दे। बस ये कहा मैंने। यकीन करें मैंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह छक्का लगवा दे। और आगे 1 सेकंड से भी कम में था ये मैंने दुआ की ना इस तरह करके, कि अल्लाह छक्का लगवा दे। तो वो देखें अब देखें कि जब कहते हैं ना कौन सी चीज़ें आपकी बहुत पूरी आती है तो लोग कहते हैं ना कि यार मैं शायद कुछ और ही माँग लेता। तो होता है ना? तो अल्लाह ताला देने वाला तो वो अल्लाह ताला ही आपके मुँह से निकालता है जो उसने देना होता है आपको। तो वो ये किया और देखें उसकी बॉल जो उस वक़्त स्टीव वॉ द बेस्ट बॉलर इन द वनडे क्रिकेट, ठीक है? और बहुत से लोग मुझे आज भी पूछेंगे यार वो नो बॉल नहीं थी, मैंने कहा उस वक़्त तो ये रूल था कि ओवर द वेस्ट हार्ड नो बॉल हो, लेकिन अब नहीं मिस हुआ हमने भी गौर नहीं किया उस वक़्त की क्या चीज़ थी। क्योंकि इतना भी वो इम्प्लीमेंट या इतना ज़्यादा होता नहीं था ये ना। और ये फीलिंग तो वो उस वक़्त आप देखेंगे ऐसा लगा कि वो बस अच्छा इत्तेफ़ाक से उस मैच भी 129 पे 6 आउट थे पाकिस्तान के, जस्ट लाइक जी। 86 में। जी, जी, एग्ज़ैक्टली जी, जी। और उसके बिल्कुल। बाद जो पार्टनरशिप बनी। लेकिन उस वक़्त लग रहा था कि मैच इस तरह चले जाएगा एंड पे बिल्कुल लास्ट नहीं, बॉल की तरफ प्रेशर था। राशिद भाई के साथ भी अच्छी खासी लंबी पार्टनरशिप हुई थी आपकी उस मैच पार्टनरशिप हुई। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जब मैं और राशिद थे, राशिद से मैंने यही कहा कि देखो भाई देखो अगर इस तरह खेलते रहे मैच तो हम हार ही जाएँगे। मैच तो हमने हार ही जाना है। ठीक है ना? हमने अब जितने लंबे 9 रन की एवरेज है तो ये तो सिंगल डबल से बनेगा नहीं। तो हमने चार्ज करना है, कोशिश करनी कि हर ओवर में 8-9 8-7 8-9 बने, उसमें एक चौका लग जाए अच्छी। तो देखिए राशिद लतीफ़ ने स्टार्ट की, फिर मैंने भी उसके साथ स्ट्राइक लेनी शुरू की। तो वो बस अनफॉर्चुनेटली हमें एक थोड़ा-सा मिसहैप मतलब क्या मिसजज हो गया, रन आउट हो गया वरना हम अगर राशिद के वक़्त हम साथ खेले तो शायद हमारा एक ओवर पहले ही स्कोर खत्म होता हो या पहले ही खत्म हो जाता, वो इतनी दूर तक जाती ही नहीं थी, बात ही नहीं आती। लेकिन वही होता है अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ, उसने ऐसा छक्का करवाना था, तो ये सब उसने स्टेज किया। ये सब चीज़ें ऐसी होंगी तो आप लाल बॉल छक्का लगेगा तो फिर वो इस तरह लोग मुझे याद रखेंगे भाई छक्का लगा था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब अल्लाह ताला के खेल होते हैं, जब मैं आपको देख रहा हूँ बहुत से लोग मुझे सुनेंगे मैं हर चीज़ पे कर रहा हूँ, तो बाकी यही चीज़ ऐसी होती है। ये मेरा पर्सनल हर एक का बहुत से लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, जो चीज़ आप नहीं चाह रहे होते हैं, वो हो जाती है, जो चाह रहे थे वो नहीं होती। और बाद में पता चलता है जो चीज़ आप चाह रहे होते अगर वो हो जाती तो वो गलत होती। और जो चीज़ आप नहीं चाह रहे थे वो हो गई और वो आपको पता चला यार ये मेरे लिए बिल्कुल सही फैसला हुआ। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से बना बनाया निज़ाम है जो इंसान को गुज़ारनी पड़ती है। तो ये बड़ी मतलब उसका एक इनायत है कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ कराई कि लोग अभी तक इतने अरसे बाद भी उस चीज़ को याद रखते हैं। ये अल्लाह ताला की सिंपल ब्लेसिंग है जी। तो आसिफ भाई उसके बाद जब मतलब वो टाइम जो उस वक़्त होगा ड्रेसिंग रूम में गए, कैसा रिसेप्शन था? बाद में पाकिस्तान वापस आए, कैसा रिसेप्शन था? लोगों का नहीं, रिसेप्शन क्या? नहीं कैसी बड़ा फीलिंग हो रही थी? बहुत ज़बरदस्त है। देखें उस वक़्त तो ये होता था कि आप का ये होता है कि अगर आपको अभी जो देखें अगर वो उस वक़्त तो ना सोशल मीडिया था, ना इतने चैनल्स थे, ना कुछ थे, ठीक है? तो जो लोगों का जो एक होती देखें आप बहुत सारी चीज़ों में एक फ़नकार है, अगर वो स्टेज पे जब जाता है ना, तो चाहे उसको बैक स्टेज पे कितने ही पैसे दे के बुलाया गया हो, ठीक है? लेकिन जब तक वो अपनी फ़नकारी के बाद उसको तालियाँ सुनने को नहीं मिलेंगी ना, उसको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का। वो कभी भी उसको सही। दिल से खुशी नहीं मिली। सिर्फ़ एक प्लेयर का होता है। जब तक प्लेयर को शाबाशी नहीं मिलेगी या उसको उसकी परफ़ॉर्मेंस पे सराहा नहीं जाएगा, वो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारे भी बहुत से लोग हैं जब ये सोचते हैं, समझते हैं। हम एक परफ़ॉर्मेंस या 2 परफ़ॉर्मेंस प्लेयर की खराब होती है, हमारे जो सोशल मीडिया पे जो चैनल है उन्होंने हर प्लेयर का बेड़ा कर देते हैं।
उनको खुद नहीं पता होता कि बेचारे जो खुद भी प्लेयर रह चुके हैं, जब उनके साथ ऐसी गुजरती है तो क्या सोचते होंगे। लेकिन आजकल आजकल अल्लाह क्या करें, ट्रेंड ही ऐसा बन गया है। तो लेकिन जो 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 आपकी एनकरेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मिली है, डेफिनेटली बहुत मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ आवाम का, ये इन लोगों इतनी मोहब्बत दी, इतनी प्यार मोहब्बत से उन्होंने हमें सराहा है। इवन ठीक है, मैं परफॉर्मेंस खराब होती है उस पर हमें पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था जो आजकल होता है। जो ठीक आजकल है शायद सोशल मीडिया तो हर को बोलने की आज़ादी मिल गई है, तो इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले भी बोलते हो, लेकिन वो क्यों डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, इससे पता नहीं चलता था। लेकिन वो ज़माना अच्छा था, कम से कम सामने शाबाशी मिली, सामने जो कुछ मिल रहा है सामने मिल रहा है। चलिए मुझे फिर ये बताएँ आसिफ भाई कि जब वो छक्का लगा उसके बाद आपको जैसे फीलिंग हुई कि जीत गए या टाई भी हुआ, जी, तो एक पल को रुक के देखा था स्टेडियम किस तरह गूंज रहा था आवाज़ से? बिल्कुल, कोई बिल्कुल, नहीं वो वो तो मेमोरी आप बिल्कुल स्केच है, आज भी रिमेंबर करते हैं उसको, किस तरह की मेमोरी है नहीं, वो? बिल्कुल देखा आपने आपने देखा कि कितना क्राउड था उस वक़्त ना, ठीक है? वो क्राउड और उनकी एक फ़ायदा बड़ा अच्छी है कि जब आप परफ़ॉर्मेंस अच्छा करते हो, आपको पूरी तरह आपको एनकरेज करते हैं, आपकी सराहते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, तो वो एक चीज़ जो है वो मैं बताया ना कि आपकी वो जो तालियाँ हैं, वो चीज़ आप वही एक आपका एक इनाम होता है उस वक़्त। वही आपका इनाम होता है, उसी चीज़ का आपको मज़ा है जो आपको हम ज़िंदगी तक आपको याद रहता है कि आपने ये किया था, ठीक है? मुझे आज तक वो फीलिंग याद है, मैं आपको भी अपने शेयर करना चाहता हूँ कि 87 के बाद 92 में मैं वापस आया पाकिस्तान टीम में। इंग्लैंड का टूर था वर्ल्ड कप के बाद। पहला वनडे था हमारा लॉर्ड्स में, ठीक है? और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, तो अभी मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानियों से सारा स्टेडियम भर चुका था, ठीक है? तो उस वक़्त मैं जब लॉर्ड्स में चक्कर लगा रहा था और मैं वो मैच खेल रहा था। तो वो फीलिंग जो है, मैं आपको यकीन करें, वो फीलिंग उस फीलिंग से ज़्यादा मुझे बेहतर लगी जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया था। क्योंकि अब मैं एक तरह से 5 साल बाद मैं आया था, मैं दोबारा टेस्ट डेब्यू कर रहा हूँ, तो मैंने फीलिंग यार मैं दोबारा अपनी कंट्री के लिए आज खेलने जा रहा हूँ। और एक और इस चैंपियन टीम भी ग्राउंड है, और एक एक चैंपियन चैंपियन टीम टीम के भी है साथ जो कि नई-नई और जो चैंपियन है। क्राउड यस। मौजूद है और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। तो वो एक फीलिंग थी, उसका फीलिंग जब भाग रहा था, वो एक फीलिंग को मैं फ़ील कर रहा था, वो फीलिंग मैं उसके बयान में नहीं कर सकता। क्यों मैं एक भागते हुए फीलिंग कर रहा था कि यार देखो, दिस इज़ अ टाइम कि आफ्टर 5 इयर्स के बाद मैंने दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ। तो वो एक फीलिंग अलग, क्योंकि तो आप खेल चुके हैं ना, वो एक बात है, ठीक है? अब लेकिन अब दोबारा जब आपको दोबारा एक पोज़ीशन मिलती है, उसको आप फ़ील करते हो कि मुझे दोबारा मौका दिया गया, मेरा पूरा वो है कि वो मुझे दोबारा परफ़ॉर्मेंस करनी है। तो वो फीलिंग, क्राउड चीयर कर रहा है, भाग रहे हैं हम तो क्राउड चीयर कर रहा है ना, वो एक अलग जज़्बा आ रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आया था उस वक़्त ना। तो वो चीज़ जो है ना, बहुत मैं आज तक नहीं भूला उस चीज़ को भी। उस फीलिंग को नहीं भूला आज तक। ठीक है आसिफ भाई। चलिए आसिफ भाई ये बताएँ कि जो यंग फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं अभी जो कि इंस्पायर करते हैं पाकिस्तान टीम को जॉइन करना अभी। अब वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम में जॉइन किया है और फिर परफॉर्मेंस भी दिया, मुल्क का नाम भी रोशन किया है। करंट जनरेशन को आप क्या टिप्स देंगे कि क्या पाथ लें वो या किस तरह से परफॉर्म करें कि वो पाकिस्तान टीम में जॉइन कर सकें आज के हालात के हिसाब से? देखिए, आज के हालात में आपका जो क्रिकेट है ना, उसमें आपको सबसे पहले बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहादुर आप नहीं हैं, तो आप नहीं हैं। दूसरी चीज़, आपकी फील्डिंग होना मस्ट है, अच्छी, ठीक है? बॉलर और बैट्समैन तो होंगे ही आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, टी20 खेल रहे हैं। क्योंकि आजकल जो मैं देखता हूँ कि अ, जो प्लेयर परफॉर्मेंस है, चंद एक को छोड़ के आपकी सबकी बराबरी है, ठीक है? अब इस सिनेरियो में जो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बन सकता है, और जो मैं अगर कोई सिलेक्टर सुने इस बात को, जो आजकल करंट है, बहुत से मेरे अपने दोस्त यार हैं जो आजकल जो सिलेक्टर हैं, जो बहुत से हेड कोचेस बने हुए हैं, तो वही सिलेक्टर भी हैं पाकिस्तान टीम के। तो वो जब अगर आप एक प्लेयर की बैटिंग या बॉलिंग एवरेज या बॉलिंग परफॉर्मेंस एक जैसी है, तो डेफिनेटली सिलेक्टर उस चीज़ को देखेगा ना कि किसकी फील्डिंग बेटर है। तो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तो आप कर ही रहे हो ना, वो आपकी एक प्राइमरी चीज़ है। हालाँकि लोग फील्डिंग भी प्राइमरी चीज़ होती है, लेकिन लोग मानते नहीं है इस बात को, ना समझते हैं। तो फील्डिंग को इम्प्रूव किया जाए सबसे पहले, ठीक है? बैटिंग, बॉलिंग तो आप कर ही रहे हो ना, फील्डिंग को इम्प्रूव किया जो आपको एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहेगी परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर आप यकीन करें, मैं आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपने फील्डिंग आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है? आउट ऑफ फॉर्म है, आपने एक अच्छा रन आउट कर दिया, एक अच्छा कैच कर लिया। वो उस अच्छे कैच और अच्छे रन से आपको एक जज़्बा, एक ऐसी कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब बैटिंग करने आते हैं या बॉलिंग करने जाते हैं, आप चढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी कहें मैं खुल गया, मैं आ गया हूँ, ठीक है? आ गया हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी परफॉर्मेंस तो आपने करनी है, और बॉलिंग करें या बैटिंग करें, लेकिन ये 2 चीज़ें बहादुर होना चाहिए, डरना नहीं है। नाकामी से नहीं डरना है।
क्योंकि होता क्या है कि जो स्टैंड हमारे यहाँ बना हुआ है ना कि वो डर बहुत पहले बैठ गया प्लेयर खेलने से पहले कि मैं अभी नहीं करूंगा तो अगला मैच नहीं मिलेगा, अगला मैच नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। तो फिर अगर हम इस सोच से खेलेंगे भाई वैसे भी नहीं मिलेगा तो मैं जब नहीं खेलोगे तो अच्छा, तो भाई खुल के खेलो, जो तुम्हारा गेम है उसके हिसाब से पूरा अपना पूरा करने की कोशिश करो। ये चीज अगर किसी तरह हमारे प्लेयर्स के अंदर आ जाए तो आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत, ये जो हम खामखा बात करते हैं ना दूसरे, हमारे प्लेयरों में बहुत टैलेंट है। लोग बात करें टैलेंट नहीं, टैलेंट है, बात सिर्फ यहाँ का जो है ना स्क्रू को खोलना है, जो है ना वो स्क्रू जो टाइट हुआ है ना उसको खोलना, उनके दिमाग की गिरहों को खोलना है कि उनमें वो ब्रेवरी आए, ताकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया जाए। और ये काम मैनेजमेंट की है। आप यकीन करें अगर ये आ जाएगा एक दिन, जैसे ही हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो जाएगा, आप लड़कों की परफॉर्मेंस देखिएगा। और जिन जिन प्लेयरों के साथ ये ट्रेंड सेट है आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, जिनको पता है कि हमने खेलना ही खेलना है, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। देखिए स्किल वाइज जो है थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जब आप 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना, कि कोई बाबर आजम होगा, कोई बाबर आजम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा अभी शाहीन शाह अफरीदी आगे चल रहा है, आगे जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है वो, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस उसको उसको ऐसा बनाएगा, उसको ये बताएगा कि भाई तूने कंप्लेसेंट नहीं होना यहाँ पे, ठीक है ना, कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। तो कि आपने कहा मैंने कर लिया, उसको इस तरह ट्रेन करना है कि जो मैच भी खेलो तुमने परफॉर्मेंस करनी है, कि वो अपनी देख ले। बाबर आजम खेल रहा है, तुमने खेलना, परफॉर्मेंस करनी है। इस तरह दूसरे प्लेयरों के साथ भी जब एक बार परफॉर्मेंस कर लें तो क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ, मैंने भी फॉलो किया टेस्ट सीरीज में, आपको भी जिक्र करता चलूं, शान मसूद ने पहले मैच में 150 रन बनाए, ठीक है। क्या वजह थी, मैंने वो चीज जो फड़क या इलेक्ट्रीफाइंग जो परफॉर्मेंस थी बाकी मैचेस में नहीं देखी उसकी बैटिंग में। एक बंदा 150 रन करके आ रहा है और बाकी इनिंग में वो डर डर के खेल रहा है, मुझे ऐसा लगा क्या उसका स्टाइल, लेकिन वो नजर नहीं आया कि एक बंदा 150 रन खेल रहा है, तो क्या वजूहत थी कि वो क्यों ऐसा खेल रहा था। उसको तो खुल के खेलना चाहिए था। क्या वजह था, क्या उसके साथ किया गया, या क्या उसने सोचा या किस्सा किया। ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस के लिए और टीम में जगह बनाने के लिए। तो मैं जो कहूंगा कि ये कि पहले ब्रेव बनो और अपनी फील्डिंग अच्छी करो, बात की चीजें तो आती रहेंगी, वो तुम्हारे पास है, बॉलिंग भी है बैटिंग भी है, ठीक है। ब्रेव बनो और आप फील्डिंग अच्छी करो, अपनी टॉप क्लास सिलेक्शन हो ठीक है, जाएगी। ठीक है आसिफ भाई। काफी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही और वक्त का पता ही नहीं चला कि किस तरह से पास हुआ है, माशाल्लाह से। मैं हमेशा अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी ऐसी जनरल एडवाइस दें ऑडियंस को जो अभी सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे। तो कोई एक जनरल एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके अपने एक्सपीरियंस से है, अपने एक्सपोजर से है, और जो यंग जो इंजीनियर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, या यंग जो बाद में हमें ऑडियंस सुनेगी, उसको क्या एक जनरल एडवाइस देना चाहेंगे आपकी तरफ से कि ये आसिफ मुश्तबा की तरफ से एडवाइस है? मैं देखिए मेरी सारी आप देखोगे, मेरी सारी जो बात का जो लुब्बे लबाब या कंक्लूजन इस बात पे कि आप में आपकी जो आपकी जो आप काम करने चाहिए वो ऑनेस्टी के साथ करें, दिल लगाए करें। क्योंकि कल को आप ये नहीं कहोगे कि यार आज मैं ये कर लेता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। अगर आपने अपने सारे जो जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए मेहनत की है, तो आपको कोई चीज़ अगर आपके वे में नहीं भी आती तो आप कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा, यार मैंने कहेंगे कि आप मैंने पूरी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। मेहनत की जो मैं बात कर रहा हूँ हमेशा मैं इसी चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि दिल लगा के मेहनत करनी है, राइट पाथ पे मेहनत करनी है। बात को मैं पहले भी कर चुका हूँ। और ईमानदारी, अगर हम क्योंकि ईमानदारी का वर्ड में इस्तेमाल ऑनेस्टी और ईमानदारी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आज हम एक बंदा है, जो हमारे मुल्क की जो प्रॉब्लम है वो यही है ना, ऑनेस्टी की प्रॉब्लम आई है ना, ईमानदारी की प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर हम जो एक बंदा भी आज एक ईमानदारी से काम करना शुरू, आज एक हो गए, कल दो हो गए, तीन, इस तरह बात बढ़ेगी ना, इस तरह आपका मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है। ये मुल्क क्यों तरक्की करते हैं, आप सब बैठे ना यहाँ पे, कोई वजूहत होती है। आप कभी, हम तो हर बंदा जो है ना दूसरे मुल्कों की चीज़ों को अपनाता है। भाई कुछ अच्छी चीज़ें अपनाओ, मॉडर्न होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें जिस चीज़ से वो माशा तरक्की किया है वो कौन सी चीज़ें हैं, वो अपनाओ। वो हम नहीं अपनाते। अपने मुल्क के अंदर हम कचरा खिड़की से बाहर फेंकते हैं, दूसरे मुल्क में जाके हम डस्टबिन में डालते हैं, या नहीं मिलता तो हाथ में कैरी कर रहे होते हैं, ये आपके सबके सामने। तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ वसीम अकरम आजकल बहुत ज़्यादा वो क्लीनेस के ऊपर वीडियो शेयर करो, तो कम से कम एक मैसेज दिया जाए, उस पर काम है, उसमें उस पे अमल किया जाए, ठीक है। हमारा तो ये भी है कि सफाई निफ्स ईमान, बात लंबी हो गई, एक बात से कहते थे कहाँ बात निकल के। तो ये मेरा है कि आप बस ईमानदारी के साथ अपना काम करें, बाकी आप में अल्लाह ताला पे छोड़ दें, ये मेरा मैसेज है। Zabardast, ईमानदारी and hard work. This is the two words you can take from this advice, and
आई बिलीव बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। आसिफ भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और ऑडियंस से मैं कहूँगा जो-जो हमारे साथ देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको और कोई सवाल है बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप प्लीज़ कीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आसिफ भाई थैंक और यू, थैंक यू, ऑडियंस आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी और बात होगी। बहुत-बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।